आदाब, मैं सूर्यकांत शर्मा हाजिर हूँ नेशनल साइंस डे 2020 पर ख़ास इंटरव्यू के साथ। हमारे साथ पर्सनैलिटी हैं जो नेशनल साइंस डे की थीम वुमेन इन साइंस की उम्दा मिसाल हैं, मोटिवेटेड साइंटिस्ट हैं, एस्टैब्लिश्ड पर्सनैलिटी हैं। आदाब, आपका वेलकम करते हैं नेशनल साइंस डे। इस बार का थीम है वुमेन इन साइंस और आपसे बेहतर उम्दा मिसाल नहीं मिल सकती क्योंकि आप एक इंस्पायरिंग साइंटिस्ट हैं, आप एक एस्टैब्लिश्ड पर्सनैलिटी हैं और इसके साथ साथ आप एक बेमिसाल इंसान भी हैं। तो सबसे पहले मुबारकबाद इस बात की कि आप 359 साल के वक्फे में रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस ने अगर किसी इंडियन वुमेन साइंटिस्ट को अकॉर्ड किया, इलेक्ट किया, तो वो है प्रोफेसर गगनदीप कंग। और अब मैं आपसे सवाल पर आता हूँ कि नेशनल साइंस डे में जो थीम है वुमेन इन साइंस, उससे आप कितनी मुतासिर हैं और आपका क्या टेक है? अगर मैं वुमेन इन साइंस के बारे में सोचूं तो मैं यही कह सकती हूँ कि इट्स अबाउट टाइम। ये सही टाइम है जी। इस बात के बारे में सोचने का, इस बात के बारे में बात करने का और इसको प्रमोट करने के लिए। अगर हम देखें आजकल क्या हो रहा है, जब आप कॉलेज देखते हैं, मेडिकल कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जितनी लड़कियां कॉलेज में जा रही हैं वो ज़्यादा होती जा रही हैं। अभी मेडिकल कॉलेज में 60% लड़कियां आती हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कम है, पर लड़कियां साइंस में रहती नहीं हैं क्योंकि जैसे हमारी पोजीशंस थोड़ी सीनियर हो जाती हैं फैकल्टी पे, अगर हम देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स शायद 1/3 औरतें होती हैं, पर अगर आप लीडरशिप पोजीशंस में देखें, प्रोफेसर्स देखें, तो वहाँ पे ज़्यादा महिलाएं आपको नहीं मिलती हैं। और अगर नेशनल साइंस डे में वुमेन इन साइंस के बारे में बात करना है तो इसी बात पर हमें फोकस करना चाहिए कि जब लड़कियां आने को तैयार हैं उनको रखा कैसे जा सकता है। जी। ये भी देखा गया है कि साइंस से हट करके अब जो कोशिश होती है वो अप्लाइड साइंसेज में जाते हैं लोग, इंजीनियरिंग में जाते हैं, टेक्निकल साइड पे जाते हैं। आपको लगता है कि प्योर साइंस में कुछ करने की गुंजाइश है, कुछ रिफॉर्मेटिव या करेक्टिव एक्शन लेने की गुंजाइश है? अगर हम भारत में देखें क्या हो रहा है, पहले जो फोकस हमारा था टेक्नोलॉजी पे था, पर साइंस पे भी था, और बेसिक साइंस पे जो फोकस रहा है मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, इसीलिए हमारा देश इसके इन फील्ड्स में बहुत ही आगे है। पर बायोलॉजी में ज़्यादातर ये नहीं हुआ है। कुछ साइंस इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश हुए थे जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, पर मेडिसिन में नहीं हुआ है। और अगर बायोलॉजी में भी देखें तो जहाँ हम महिलाओं की खोज करते हैं तो वहाँ कम ही मिलती हैं। जी। तो आपके हिसाब से क्या बेहतरी होनी चाहिए? क्या फ्यूचर ऐसे मेजर लिए जाएं गवर्नमेंट के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, कि वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़े? क्या, मैं इसको और बदल के कहता हूँ कि क्या ऐसी कोई स्कीम्स हैं, जैसे अगर हम सोशियो साइड पे जाएं तो उसमें है कन्या योजना या धन योजना या बच्चे को, लेकिन क्या साइंस को प्रमोट करते जिसमें वुमेन फोकस हो, वुमेन सेंट्रिक कोई स्कीम आपके उसमें हो, या आप कहना चाहें कोई स्कीम आनी चाहिए? अगर आप देखें स्कीम्स तो हमारी गवर्नमेंट बहुत बनाती है, और अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखें, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखें, दोनों ने बहुत सारे स्कीम्स शुरू किए हैं जो विमेन इन साइंस को प्रमोट करते हैं। जो औरतें बच्चों के लिए कुछ चाइल्ड केयर लीव ले लेती हैं, उनको वापस लाने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। पर अगर औरतों को वापस आना है तो ये 3 साल 4 साल के बाद अगर उनको वर्किंग एनवायरनमेंट में जो उनको सपोर्ट नहीं कर सकता है तो बहुत ही दिक्कत होती है।
तो आप अगर देखें हमारे इंस्टीट्यूट्स में क्रैश या चाइल्ड केयर की फैसिलिटीज़ कितनी रहती हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में जब मैं यहाँ आई थी तो वो हमने शुरू किया था, और अब आप देखें तो हमारे जूनियर फैकल्टी जो हैं सब उनके बच्चे वहाँ रहते हैं। अगर आप देखिए फ्लेक्सिबिलिटी वर्किंग आवर्स के लिए चाहिए। अगर आप देखें कि आजकल काम कैसा होता है, ज़्यादातर कंप्यूटर पे होता है। लैब में अगर काम करना होता है तो 3 दिन 4 दिन लैब में काम करके 1-2 दिन आप घर से भी काम कर सकते हैं। अगर हम ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी हमारी विमेन एम्प्लॉयज़ को हम दे सकें तो उनकी रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगी, और हमें इसको फॉर्मलाइज करना चाहिए। बहुत प्रैक्टिकल बात आपने कही। आपने वैक्सीनेशन यानी कि वैक्सीन बनाना, इंडिजिनस वैक्सीन को बनाने में आपका एक गज़ब का कंट्रीब्यूशन है। वो महंगे महंगे वैक्सीन रोटा वायरस के और तमाम तरह के, उसको आपने इंडिजिनसली प्रोड्यूस किया। आप उसके क्लिनिकल साइड पे भी रही, आप उसके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी रही हैं। तो आपको लगता है कि इंडिजिनस साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़नी चाहिए? ये एक मिसाल आपने कायम की कि वैक्सीन को आपने इंडिजिनस बनाया बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो और क्या फर्दर आपके हिसाब से होना चाहिए जो कि और बेहतर सस्ती दवाएं मिले, सस्ती हेल्थ टेक्नोलॉजी मिले, वैक्सीन मिले, इस पर आप क्या कहना है? आप अगर देखें आजकल भारत में ही नहीं पर पूरे विश्व में जो वैक्सीन्स दी जाती हैं, जो ड्रग्स दिए जाते हैं, सारे इंडिया में बनते हैं। वैक्सीन्स में 70% जो वैक्सीन्स चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन, बचपन में जो टीके दिए जाते हैं, वो सारे भारत में बनते हैं। हैदराबाद और पुणे में बड़ी सारी कंपनीज़ हैं जो ये बनाती हैं। अगर आप ड्रग्स को देखें, जेनेरिक ड्रग्स की मार्केट इंडिया के सप्लायर सारे देते हैं। पर अगर आप ड्रग्स और वैक्सीन से बाहर निकलें और देखें कि मेडिकल डिवाइसेस में, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स में जो थोड़ी हाई एंड नई मेडिसिन्स आ रही हैं, उसमें हम काम नहीं करते हैं। अभी तक हम उनको बनाने को तैयार नहीं रहे हुए हैं। तो ये हमें आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके नए प्रोडक्ट्स बनाना चाहिए। जो वैक्सीन्स अभी बना रहे हैं उनकी टेक्नोलॉजी 30 साल 50 साल पहले की टेक्नोलॉजी है। जो 10 साल की पहले की टेक्नोलॉजी है उसकी एक भी वैक्सीन हमारी मार्केट में नहीं है, हम नहीं बना रहे। ये एक तरह से हमारे लिए इम्प्रूवमेंट का एरिया है। वहाँ से चलते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट में, कहते हैं कैच देम यंग। अगर बच्चों को स्कूली उससे ही हम थोड़ा साइंस की तरफ इंक्लाइन कर दें, उधर मोड़ दें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और स्पेशली द गर्ल चाइल्ड। तो आप एक मयार पर हैं, आपने लाइफ में चीज़ों को समझा है, तजुर्बा किया है, तो आपको क्या लगता है कि गर्ल चाइल्ड स्कूल लेवल से जाए साइंस की तरफ, एक सेट डेस्टिनेशन हो कि मुझे साइंटिस्ट बनना ही है? क्या एक मतलब गर्ल्स जो साइंटिस्ट है वो या बच्चा जो है वो कैसे उस तरफ बढ़े? अगर आप देखें स्कूल्स में आजकल क्या हो रहा है, एक थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है कि आपको टेक्स्ट बुक याद नहीं करनी है, लर्निंग बाय डूइंग, थोड़ी एक्सपेरिमेंटेशन करनी चाहिए। पर लड़कियों को ये होता है कि उन्होंने अगर कभी साइंटिस्ट को देखा नहीं है तो कैसे सोचेंगी कि मैं भी साइंटिस्ट बन सकती हूँ। इसलिए जब हम सोचते हैं तो रोल मॉडल्स इनके लिए चाहिए। आप देखिए इसरो में जो प्रोग्राम लीडर्स हैं, महिलाएं हैं, उनको दिखाना चाहिए, उनको स्कूल्स में बात करनी चाहिए। यहाँ पे अगर देखिए बायोलॉजी में बहुत सारी विमेन साइंटिस्ट हैं, उनसे मिलना चाहिए। फिज़िक्स में सर्न में अर्चना शर्मा है, वो आती हैं और लड़कियों से बात करती हैं, हर 6 हफ्ते स्विट्ज़रलैंड से आती हैं। ऐसे रोल मॉडल्स हमें चाहिए, और जब हम इस पद पे पहुंचते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें दिखाना चाहिए लड़कियों को
कि आप भी ये सब कर सकती हैं। जी, आपका जो इंस्टीट्यूट है ट्रांजिशनल हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इसमें कितने वुमेन साइंटिस्ट हैं, या कोई आप उसके कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है वुमेन साइंटिस्ट को कि कम ग्रो एंड स्नैच योर प्लेस इन द वर्ल्ड? आप अगर देखें तो मैं यहाँ 4 साल से हूँ। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे पहले एक वुमेन साइंटिस्ट थी फैकल्टी पे। अब जितने साइंटिस्ट मैंने लिए हैं आने के बाद 70% आर वुमेन। और अब अगर आप देखें तो जो बातचीत भी होती है साइंटिस्ट के बीच में वो बदल गई है। कैसे बात करते हैं, किस चीज़ों पे फोकस रहता है, अपने स्टाफ के साथ कैसे बात करते हैं, इसमें बहुत ही अंतर है। और आई थिंक women change the flavor of any organization. साइंस वर्ल्ड की बात करते हैं और मेल साइंटिस्ट की बात करते हैं तो दर्जनों नाम आते हैं। यू नेम ए पर्सन एंड इट स्टार्ट्स। लेकिन वुमेन साइंटिस्ट के केस में हमें सोचना पड़ता है, कहीं ना कहीं पॉज आता है, कहीं वॉइड आता है और सोच सोच के नाम निकालने पड़ते हैं। ऐसा क्यों है? और क्या ऐसा होना चाहिए कि जैसे मेल साइंटिस्ट के नाम आते हैं वन आफ्टर द अदर, ऐसे ही वुमेन साइंटिस्ट के नाम भी आए? आप अगर कैपेसिटी देखो, कैपेबिलिटी देखो, जो औरतें हैं जितना आदमी कर सकते हैं औरतें भी कर सकती हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। और अगर हम विज्ञान की बात करें तो जो विज्ञान में होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, राइट? क्वेश्चन पूछना चाहिए, उस क्वेश्चन का उत्तर कैसे हम ढूंढ पाएँ ये हमें देखना पड़ता है साइंस में। और अगर आप देखें औरतें तो यही करती हैं, हर रोज़ यही करती हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी सॉल्यूशंस कहाँ से ढूंढी जाएं। तो उनको मल्टीटास्किंग की कैपेसिटी है, ये क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कैपेसिटी है। तो अगर साइंस में औरतों का रोल देखें आगे से बढ़ता ही जाएगा और आगे से ये नाम आपको बहुत ही इजीली मिलेंगे। पर हमें औरतों को प्रमोट करना है साइंस में। बहुत सारे गगनदीप कंग सामने आने चाहिए। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ और पूछता हूँ कि जो प्योर साइंस है, कभी इंडिया के जो साइंटिस्ट थे वो प्योर साइंस में बहुत जाते थे बनिस्बत अप्लाइड साइंस की, या यूँ कहीं कि उस वक्त वो मौके नहीं थे। तो प्योर साइंस ना पढ़ने के क्या नुकसान हो सकते हैं? जो भी हमारी एप्लीकेशंस होती हैं उनका फाउंडेशन तो प्योर साइंस रहता है जी। अगर हम प्योर साइंस ना करें तो एप्लीकेशंस हमें कहीं और से ढूंढ के लाने पड़ते हैं। और अगर आप देखें विश्व में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी और साइंस दोनों इतने जल्दी एडवांस हो रहे हैं कि आपको अगर प्योर साइंस की फाउंडेशन नहीं है तो एप्लीकेशन थोड़ी देर के बाद आप बना नहीं सकेंगे जितने जल्द विश्व में दूसरी जगहें करेंगी। जो अगर आप कंप्यूटर साइंस देखें, बायोलॉजी देखें, कैंसर बायोलॉजी हो या प्लांट बायोलॉजी, ये सब अगर आप फंडामेंटल डिस्कवरी साइंस नहीं कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन भी नहीं कर पाएंगे। प्योर साइंस का ये फ़ायदा है। अच्छा, प्योर साइंस जो दूसरे देश हैं या दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके बनिस्बत इंटरनेशनल लेवल पर प्योर साइंस एंड अप्लाइड साइंस में इन टर्म्स ऑफ वुमेन साइंटिस्ट इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? अगर हम यूएस को देखें या डेवलप्ड इकोनॉमीज़ को देखें। आप अगर इंडिया को देखें तो एम्प्लॉयमेंट में जो औरतों का रोल है वो सही नहीं है। विमेंस एम्प्लॉयमेंट इज़ 23% ऑफ द पॉपुलेशन, साइंस में उससे भी कम रहता है। तो अगर इकोनॉमी को एडवांस करना है तो ज़्यादा औरतों को पेड काम करना चाहिए। ये नहीं हो रहा है और साइंस में हमें और औरतों को लाना है।
अगर आप इंग्लैंड में देखें, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में देखें, वहाँ पे बायोलॉजी में 50% वुमेन आ गई हैं, 40 to 50% हो गई हैं। फिज़िक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में अभी कम है, पर उनकी भी परसेंटेज बढ़ रही है। अगर हम चाइना और साउथ कोरिया और जापान में देखें, कोरिया और चाइना में विमेन थोड़ी कम है, जापान में ज़्यादा ही कम है। ये इनके कल्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं, एशिया में ज़्यादा रहते हैं, पर हमें वहाँ क्यों देखना चाहिए? हमें देखना चाहिए वेस्ट की तरफ, जहाँ पे आप अगर औरतों को देखें, लीडरशिप पोजीशंस में बहुत औरतें आ गई हैं अब, और हर एक रैंक पे आप ज़्यादा औरतों को देख रहे हैं। अगर देखा जाए तो CSIR ने जिज्ञासा स्कीम शुरू की बच्चों को शुरू से करने के लिए। क्या आपके यहाँ भी कोई ऐसी मेडिकल या मेडिसिन साइड में भी ऐसी कोई योजना है जो बायोलॉजिस्ट या दूसरे मेडिसिन या मेडिकल साइड की तरफ बच्चियों को इनकरेज करें? बिल्कुल, हमने एक साइंस सेतु प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, और यहाँ हम स्कूल्स और कॉलेजेस में जाते हैं और स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चे यहाँ लाते हैं ताकि वो देख सकें कि साइंटिस्ट क्या करते हैं। एक हमारा एक प्रोग्राम है कॉल्ड शैडो अ साइंटिस्ट, जो एक दिन के लिए बच्चे आते हैं और जो भी साइंटिस्ट कर रहा है देख सकते हैं कि उनका काम कैसा होता है। लवली। सो स्टूडेंट टू लैब एंड अच्छा, इसी से आगे कहीं कोई इंडस्ट्रीज़ में भी ऐसा रहता है कि जो एकेडमिक रिसर्च है वो एक इंडस्ट्री के साथ जुड़े और आगे जाके कमर्शियल वो ले, शेप ले, ऐसा कुछ आपके यहाँ या आपने अपने लीडरशिप में किया हो? यहाँ पे हमारे 3 स्टार्टअप्स हैं जो हमारे फैकल्टी ने कंपनीज बनाई हैं। हमने MOU साइन किए हैं डाबर के साथ, जीवा आयुर्वेदा के साथ, ताकि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं वो हमारी बायोलॉजिकल टेक्निक्स को यूटिलाइज करके हम दिखा सकते हैं कि उनकी दवाइयाँ कैसे काम करती हैं। अगर आप डायग्नोस्टिक्स में देखें, हम SRL डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर डंग्स लेबोरेटरी, इनके साथ काम कर रहे हैं कि डायग्नोस्टिक्स को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, नए डायग्नोस्टिक्स कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डिस्कवरी लेनी है और उसका इम्पैक्ट देखना है, स्केल तक ले जाना है, तो वो स्केल इंडस्ट्री के बिना तो हो नहीं सकता है। तो इसीलिए अगर पार्टनरशिप बनानी है तो जल्दी बनानी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, क्योंकि ये अब वुमेन्स इन साइंस को डिवोट होगा ये पूरा 2020, क्या आप कोई मेजर लेना चाहेंगी एडवोकेसी के लिहाज से, वुमेन को सेंसिटाइज करने के लिहाज से कि कम, साइंस इज़ वेटिंग फॉर यू? हमने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स शुरू किए हुए हैं, और एक ग्लोबल लीडरशिप इन वुमेन्स हेल्थ प्रोग्राम है। उसकी मीटिंग दिल्ली में होगी अक्टूबर में, और वहाँ पे एक नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ की हम मिड लेवल, जूनियर लेवल वुमेन को चुन के उनको लीडर्स बनाएंगे। तो वैसा एक प्रोग्राम है, और साइंस में भी ऐसे स्कूल्स के साथ और कॉलेजेस के साथ प्रोग्राम्स शुरू कर रहे हैं। जी, साइंस से थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि जैसे कि हमारी कोशिश है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहती है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है और उसको आगे बढ़ाना है। एक अलग सा पहलू है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, वो साइंस में, तो ईज़ ऑफ डूइंग साइंस का क्या रोल रहेगा? क्या ऐसा होना चाहिए ताकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में ये कन्वर्ट हो? साइंस की जो हमने पहले बात की थी कि हमें डिस्कवरी साइंस चाहिए और एप्लीकेशन साइंस भी चाहिए। दोनों को आसान बनाने के लिए बहुत कुछ करना है। अभी आप देखें ग्रांट्स कैसे दिए जाते हैं, साइंस का प्रोसेस जो रहता है, ऐसा लगता है कि ज़्यादा टाइम जाता है रिपोर्ट लिखने में, साइंस करने में कम टाइम लगता है।
तो उसको हमें बदलना चाहिए। रिपोर्टिंग मैकेनिज़म्स जो हैं, इट शुड बी ईजियर टू गेट फंडिंग, इट शुड बी ईजियर टू रिपोर्ट ऑन दैट फंडिंग। और ये सब हम कर सकते हैं, पर सोचना पड़ेगा कि कैसे प्रोसेसेस ऐसे बनाएं कि जो साइंस का काम करने वाले हैं उनके लिए कैसे आसानी कैसे लाई जा सकती है। अभी आपने बताया कि जब आप यहाँ आई तो पहले से एक वुमेन साइंटिस्ट थी, फिर आपने उसको लीड किया और 70% आपने बताया महिलाएं वुमेन जो हैं वो यहाँ इन पोजीशन हैं। नहीं, हाँ, न्यू हायर्स किए। अच्छा, न्यू हायर्स किए एंड दे आर इन पोजीशन। तो इस साल में जो 2020 है, इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि वुमेन, देखिए आपका साल आपसे शुरू और आप पे ख़त्म होना चाहिए, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी दैट women bring a unique perspective to science. It is incomplete without women. तो अगर महिलाओं साइंस में नहीं है तो अधूरा रहता है, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो अगर ये कहा जाए कि साइंस इज इनकम्प्लीट विदाउट वुमेन एंड accomplished women can turn the science into life and well-bred life with prosperity, with uniqueness and with equality. Absolutely. I mean, science is essential for society, and science without women is never going to be the full picture. अच्छा, गर्ल चाइल्ड को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि देखिए आप रोल मॉडल हैं, इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि आप रोल मॉडल हैं। कई जो स्कूल के छोटे बच्चियां होंगी वो देख रहे होंगे, उनको आप क्या कहेंगे? Well, say believe in yourself. There is nothing you are not capable of. अब बात आती है उन स्टूडेंट्स की, स्पेशली गर्ल चाइल्ड की, जो साइंस ऑप्ट करते हैं, उनके लिए आप कैसे कहेंगे? मतलब उनको एक कैसे शुरुआत करनी चाहिए, क्या सोच करके, क्या एफर्ट्स उनको करने चाहिए ताकि साइंस का एक मयार कायम कर सके, साइंस में आगे बढ़ सके? स्कूल्स में लड़कियों को अगर आप देखें तो उनको साइंस में बहुत ही रुचि होती है, और जब वो साइंस की फील्ड्स में जाती हैं तो जो काम डेडिकेशन के साथ करती हैं वो आपको ज़्यादातर मेन स्टूडेंट्स में इतना नहीं मिलता है। तो मैं ये कहूँगी कि साइंस एज अ फील्ड बहुत ही एक्साइटिंग फील्ड है। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम देखें और सोचें कि इसका हल कैसे हो सकता है, मैं क्या रास्ता ढूंढ सकूं इसको हल करने के लिए। जब मैं पब्लिक हेल्थ में काम करती हूँ तो यही मेरा काम रहता है कि मैं अगर देखूं ये सवाल है, इसका उत्तर कैसे ढूंढा जाए, इसको स्केल कैसे कर सकें। अगर मैं इसमें सफल हो जाती हूँ तो इससे और कौन सी ज़्यादा खुशी है। अगर सवाल आपका है, उत्तर आपने ढूंढा है और उसको एप्लीकेशन में बनाया हुआ है, आप दुनिया को बदल सकते हैं और इसी में खुशी रहती है। साइंस का यही पोटेंशियल है। जब भी ऐसे बड़े सवाल होते हैं तो इनकी सॉल्यूशन साइंस के बिना आ ही नहीं सकती है। तो लड़कियों को मैं ये कहूँगी कि वो जो रुचि है उसे रखिए और जो भी आपका पैशन रहता है उसके पीछे ही जाइएगा। वो आपको सवाल के पास लाएगा और उन सवालों के उत्तर आप ढूंढेंगे, उन सॉल्यूशंस के पास भी लेके आएगा। एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा था कि जो हमने ऑब्ज़र्व किया है लोगों से बातचीत, इंटरेक्शन के बाद, कि स्कूल तक चला गया, बेहतर आया लड़कियों का परसेंटेज, कॉलेज तक भी बेहतर आया, लेकिन जब वो पोस्ट ग्रेजुएट ऑनवर्ड जाती हैं तब वो परसेंटेज कम हो जाता है। स्कूल से सही चला, कॉलेज में सही गया, पोस्ट ग्रेजुएट आते आते और फॉर्मल जब वो पीएचडी और ऑन टू जॉब आता है तब वो कहीं नहीं, वो एक गिर जाता है परसेंटेज। अब देखिए औरतों को क्या होता है हमारी सोसाइटी में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत रहती हैं
और अगर आप देखें इश्यूज़ क्या रहते हैं, अगर उनको काम करना है तो उनकी फैमिलीज़ कहती हैं कि आपकी सेफ्टी के बारे में सोचना है, शाम को काम नहीं करना चाहिए, रात को काम नहीं करना चाहिए, आपको बच्चों को देखना चाहिए, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। अगर आप देखें औरतें बहुत ही केपेबल रहती हैं, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको उठा सकती हैं, जो काम करना है सब कुछ कर सकती हैं, पर उनको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी जानी चाहिए, उनको सपोर्ट सिस्टम्स दिए जाने चाहिए, या ट्रांसपोर्ट रहे या बच्चों की छुट्टियां के टाइम कैंप अपने कैंपस में बनाया जाए, चाइल्ड केयर जिसकी बात हमने पहले बात की थी। ये सब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी फैसिलिटीज़ रहती हैं जो औरतों को काम करने के लिए एनेबल कर सकती हैं, और इनको अगर साथ लाया जाए तो इनका मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट रहता है ताकि औरतें आगे बढ़ सकें। तो कॉलेज के बाद रुकना नहीं चाहिए, उनको जितनी हाइट पर पहुंच सकती हैं उतना पहुंचना चाहिए, और ये बाधा नहीं पड़ना चाहिए। इसमें फैमिली का सपोर्ट चाहिए, फ्रेंड्स का सपोर्ट चाहिए, और मैं समझता हूँ सोसाइटी का भी सपोर्ट चाहिए, और तभी ये थीम जो है नमूदार होगा, अपनी जगह असरदार होगा, और हमारी वुमेन साइंटिस्ट जो हैं वो 2020 में बेहतरी करके और आगे जाएं। तो हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही, और दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। आदाब।